दोस्तों नमस्कार। मैं भानु प्रताप। कल हम सभी ने एमएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड कैरिकुलम स्टडी का पेपर दिया। उम्मीद है कि सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और सभी ने अपना 100% दिया होगा, पूरा अपना 100% दिया होगा, अच्छा पेपर किया होगा। और अभी हमारा जो है 27 तारीख को दूसरा पेपर, लास्ट पेपर बचा हुआ है, पेपर 4 टीचर एजुकेशन पार्ट 1। उसके एमसीक्यूज़ आज हम लोग देखेंगे। तो उस श्रृंखला में हम लोग संजय पब्लिकेशन के एमसीक्यूज़ देख चुके हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज कुमार पब्लिकेशन के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। भारत में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु निम्न में से किस प्रकार के शोध की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। तो ये है, जब किसी चीज़ की प्रभावशीलता देखनी है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रयोगात्मक बोल सकते हैं, क्रियात्मक बोल सकते हैं, शोध की आवश्यकता होती है, जिसमें हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि उसका इवाल्युएशन करते हैं कि क्या रिजल्ट आया, क्या ये जो शिक्षण प्रक्रिया चलाई गई उससे क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या है, नियंत्रित एक परिस्थिति बनाते हैं, उसके बाद शिक्षण कार्य करते हैं। और जब उस नियंत्रित परिस्थिति में हम जो विधि, जिस प्रकार से जिस कंटेंट को पढ़ाना है उसको पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संगणक सहायित अनुदेशन का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के अनुदेशन हेतु संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक। तो इसमें संगणक का जो यहाँ पे शब्द आया है तो ये किससे है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो जो कंप्यूटर हेल्पिंग प्रोग्राम होती हैं उनमें जो बनाए जाते हैं एजुकेशन के लिए, उसमें किस प्रकार के निर्देशन संभव है, मतलब किस प्रकार इंस्ट्रक्शन संभव है। तो उसमें इंस्ट्रक्शन की बात जो हम करेंगे वो हमारा जो रहेगा सामूहिक रहेगा, ग्रुप वाला रहेगा। अगला है, अधिगमनकर्ताओं को प्रतिपुष्टि के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अधिगमनकर्ता बोले या लर्नर्स जो होते हैं उनको प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक से क्या प्राप्त होता है, तो उनको रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट क्यों मिलता है? क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमने जो कार्य किया है उसका क्या परिणाम रहा, हम उसमें क्या कितना कर पाए हैं, तो उसके बाद जब उसका एक रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से हमारे जो है स्ट्रांग पॉइंट हैं, कौन से वीक पॉइंट हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर अपना आगे एफर्ट लगाते हैं और आगे को अपना कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फलांकन कुंजी का। तो फलांकन कुंजी एक ऐसे समझ लो, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करके चीज़ों को सारणीबद्ध करते हैं। फिर अगला है, अधिगम संबंधी स्थायी कठिनाइयों को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निदानात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, कठिनाइयाँ जानना, मतलब किसी चीज़, इसको एक एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो इसको क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम चीज़ों का पता लगाते हैं। जैसे एक हम जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो हमें स्टोन की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम बताते हैं कि ऐसा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, और दर्द होता रहता है, टॉयलेट सही नहीं आता, ऐसे जो भी चीज़ें बताते हैं, जो भी समस्याएं, तो क्या वो बोलते हैं कि आपका जो है क्या होगा कि लैब में जाके आप टेस्ट कराइए। तो उसमें क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, उसमें टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या है कि चीज़ें पहले निकल के आती हैं कि समस्या क्या है। तो समस्या को जानने के लिए जो कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, ऐसे ही हमारी शिक्षा में एक बालक को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज। जैसे एक छोटा बालक है, वो पहाड़ी क्यों नहीं याद कर पा रहा है, चीज़ें क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। उपचार जैसे हमारा पहले टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद अगर जैसे स्टोन क्लियर हो गया कि स्टोन है, तब उसकी दवा चलती है। फिर अगला, एक दक्ष अध्यापक या अध्यापिका के प्रति छात्र प्रेम व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, समुदाय के द्वारा वह प्रशंसित होता है और साथियों के द्वारा भी डैश 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 है, तो इसमें संप्रीति प्रदान किए जाते हैं। तो संप्रति प्रदान करने का यहाँ पे क्या है कि जब एक अच्छा टीचर जो है उसका जो व्यवहार है, छात्रों के प्रति अगर प्रेम का व्यवहार करते हैं एक अध्यापक या अध्यापिका जो है, तो
अगर अच्छा दक्ष है, एक अच्छा दक्ष अध्यापिका के प्रति छात्र प्रेम व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। मतलब अगर अच्छा है, दक्ष है किसमें, अपने सब्जेक्ट में निपुण है, बच्चों की कठिनाइयों को जानने में निपुण है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, तब क्या है, एक तो उससे छात्र प्रेम करते हैं क्योंकि उनकी हर प्रॉब्लम का वो सल्यूशन करने में उनकी हेल्प करता है। साथ में क्या, समुदाय जो लोग हैं, क्योंकि जब वो घर में बालक जाते हैं अपने माता पिता को बताते हैं, तो वो लोग भी एक शिक्षक की रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद क्या है, साथी भी संप्राप्ति होती है, तो मतलब साथी भी क्या है, उनको मोटिवेट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यापक अध्यापक शिक्षा में अंतिम आयाम के रूप में डैश 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 को भी रखा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्यापक शिक्षकों की तैयारी। तो अध्यापक शिक्षकों की तैयारी भी इसमें क्यों कर रखी गई है, क्योंकि अंतिम की जब अध्यापक एक शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उनका एक तैयारी कि कैसे तैयार करके जाना है, कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करके जाना है, ये चीज़ें भी शामिल हैं। व्यापक अध्यापक शिक्षा डैश 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 को भी महत्व देती है, स्वनिर्देशित अधिगम। स्वनिर्देशित अधिगम अपने आप से, मतलब ऐसे बोले कि किसी भी कार्य को करने के लिए खुद जब तत्पर रहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने आप से अपने आप को निर्देशित करते रहना, ऐसे करना, ये कार्य ऐसे करना, ये कार्य ऐसे करना, खुद का प्लान बना के हमें जब चीज़ें सीखते हैं तो स्वनिर्देशित अधिगम उसको बोलते हैं। फिर कौशलतम दक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिपुष्टि। तो कौशलतम दक्षता यहाँ पे क्या है, स्किल्ड। स्किल्ड जो है, एबिलिटी बोले, दक्षता बोले तो एबिलिटी बोल सकते हैं, को बनाए रखने के लिए क्या है, तो इसमें क्या है कि इसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक जब मिलता रहेगा तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या कितना इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं। फिर अगला है, प्रविष्ट व्यवहार को जानने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नियोजनात्मक मूल्यांकन। तो प्रविष्ट व्यवहार क्या मतलब, जब कहीं पे किसी को एक चयन करना होता है या चयन प्रक्रिया होती है, तो उसमें नियोजन कैसे व्यक्ति को नियोजित किया जाए, उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या उसके अंदर कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, वो कैसी दृष्टिकोण रखता है, उसका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, चीज़ों के लेके इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है। फिर मूल्यांकन में बल दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मात्रा, गुण तथा मूल्य पर। तो क्योंकि एक चीज़ हम जानेंगे कि मूल्यांकन कब बनता है, तो मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है, जबकि मापन और आकलन सीमित शब्द हैं। तो ये मापन और आकलन दोनों के गुण को समाहित करके अपना जो है मूल्यांकन बनता है। तो इसमें क्या है कि मापन से क्या लेता है, मापन कैसा है, ये जो है हमारा मापन जो होता है मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक जिसमें अंकों का प्रयोग किया जाता है, अंकों में हम किसी चीज़ को बताते हैं, निर्देशित करते हैं अंकों में। गुणात्मक क्या है, गुणात्मक हमारा आकलन होता है, आकलन में क्या है कि हम नंबर्स नहीं देते हैं, हम तुलना करते हैं, तो एक तुलना के आधार पर बताते हैं ये श्रेष्ठ है, ये उससे थोड़ा मंद है, और इस प्रकार से करते हैं। तो ये चीज़ें आ गई। फिर इन दोनों को इंक्लूड करके हम हमारा क्या बनता है, मूल्यांकन बनता है, कि मात्रा को भी हम देखेंगे, उसके गुणों को भी देखेंगे, और ओवरऑल चीज़ों को देखने के बाद हम उसका एक मूल्य निर्धारित करेंगे कि यह व्यक्ति ऐसा है। फिर है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए महत्व दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो प्रायोगिक पक्ष की बात यहाँ पे कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने की बात इसमें आ रही है। प्रायोगिक पक्ष मतलब जहाँ पे कार्य करेंगे, बच्चे सीखेंगे, अपने व्यवहार का निर्माण करेंगे, तो इसमें क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, या इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव या क्रिएटिव नहीं, फॉर्मेटिव हाँ बोलते हैं, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, या रचनात्मक बोल सकते हैं, रचनात्मक भी बोलते हैं, या निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या, बच्चे सीखने, बच्चों की जो व्यवहार सिखाया जा रहा है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए होता है, ये जजमेंटल नहीं होता, ये इम्प्रूवमेंट के लिए होता है बच्चे के, कि वो और आगे बढ़ता रहे। फिर है, प्रदर्शन पाठों में छात्राध्यापिका कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निरीक्षण का। तो प्रदर्शन पाठों में छात्राध्यापक जो होते हैं या छात्राध्यापिका वो क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। जबकि जैसे सामने एक व्यक्ति पढ़ाता है, चीज़ों को समझाता है, तो वो जो पीछे बैठते हैं वो क्या करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कौन सी चीज़ें क्या हैं। योग्य अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक रूप से सुधार लाने की ज़रूरत है, तो इसमें प्रवेश परीक्षा। तो योग्य लोग ही अध्यापक शिक्षा में आएँ, इसके लिए आवश्यक क्या है कि हमारा जो एडमिशन सिस्टम है, और ठीक है वो एडमिशन या बोलें इसको एडमिशन एग्ज़ामिनेशन बोलें, ऐसे बोलें,
तो ये जो है ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ही हम ऐसे परीक्षा लें, एडमिशन टाइम पे ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि जिसमें क्या है कि बच्चों की वो क्वालिटी चेक की जाए कि या वो एप्टीट्यूड रखते हैं, एटीट्यूड है कि है या नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 विद्यालयी विषयों के बारे में शिक्षण हेतु चयन किस स्तर पर ज़रूरी है? तो इसमें माध्यमिक हो जाएगा। माध्यमिक बोले तो यहाँ पे मिडिल से हो जाता है। फिर है, बच्चों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया जाता है? तो इसका पूर्व प्राथमिक। तो विकासात्मक की बात जब आ जाती है, क्योंकि जब बच्चे का मोस्टली चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, ये डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कब होता है? तो पूर्व प्राथमिक बोले जब एक बच्चा प्राथमिक से पहले की जो अवस्था है उसमें जब बच्चा रहता है, शैशवावस्था बोलेंगे, तो शैशवावस्था में इन चीज़ों का बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो इसलिए उसमें क्या है, विकासीय जो है इसमें विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। वे सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विस्फोट और डेड परिवर्तन के निरंतर जानकारी प्राप्त करने की संभावना रहती है। तो इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। नवाचारित, नवाचारित मतलब बोले तो इनोवेशंस, जो नई चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को शामिल करना इसमें जरूरी है। फिर अगला है, विषय वस्तु में अंतर्निहित संप्रत्यय के शिक्षण में कुशलता की प्राप्ति के लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक दक्षता। संकल्पनात्मक दक्षता क्या है कि चीज़ों के अंदर क्या उनका संकलनात्मक यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल, मतलब कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है कि उनके अंतर्निहित संप्रत्यय, जो अंतर्निहित मतलब जो हमारा विषय वस्तु है, कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्या उनकी धारणाएं हैं, क्या उनमें विचार समाहित हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए हमारे के पास क्या है, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए। फिर है, अधिगम उद्देश्यों के उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डैश डैश दक्षता अति महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल्यांकन। तो उपलब्धि, जब उपलब्धि हम तभी जानेंगे, हमने जो जैसे एक एम बनाया या गोल बनाया, हमने एक उद्देश्य बनाया, तो उसको कितना प्राप्त किया गया ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से चीज़ें निकल के आती हैं कि कितना % हम चीज़ों को सीखे हैं, तो उससे हमें पता चलती है कि क्या उपलब्धि रही। उपलब्धि क्या मतलब हमने उपलब्ध हुआ, क्या हमें प्राप्त हुआ, इस चीज़ को जानने के हम मूल्यांकन करते हैं। अगला है, अधिगम एक अभिवृत्ति है जिसे विकसित करने के लिए अध्यापक अध्यापिका को डैश डैश के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्र। अध्यापक अध्यापकों को छात्र के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना आवश्यक है। तो ये हो गया। फिर अगले हम यूनिट पे आ जाते हैं। वास्तविक दशाओं के आधार पर तैयार कृत्रिम दशाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें अनुकरण में क्या है कि जो हमारा वास्तविक दशा है, मतलब वास्तविक दशाएं तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या है कि हम उसका एक कहते हैं ना, एक माहौल क्रिएट करते हैं। जैसे नाटक होती है, या बोले जब एक बच्चे को हमें टीचर अध्यापक जो होता है, शिक्षक अध्यापक होता है, तो छात्र अध्यापक बोल सकते हैं। तो उसको ट्रेनी टीचर्स बोल सकते हैं। तो उनको क्या है कि एक माहौल देने के लिए कैसे कक्षा होंगी, क्या होंगी, तो जो साथ के विद्यार्थी हो तो उनको बिठाल के पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस कराया जाता है। तो ये किस में होता है, अनुकरण शिक्षण में होता है। फिर राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षा के अभिकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं, UTI है, CTEC है और CTE है। अगला क्वेश्चन है, भूमिका निर्वहन लिखने की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वयं करके सीखना। भूमिका निर्वहन में क्या है कि जो रोल प्ले मॉडल में क्या होता है कि एक शिक्षक की भूमिका में रहता है, एक छात्र की भूमिका में भी एक छात्र अध्यापक रहता है, और वो जो है एक निरीक्षक की भूमिका में भी रहता है। मतलब अलग अलग उसको रोल दिए जाते हैं, और वो हर रोल में रह के अपने आप चीज़ों को करता है और इससे सीखता है। लर्निंग बाई डूइंग पे ये डिपेंड है। फिर है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते क्या क्या, कार्य संचालन योग्यता का विकास करना, कार्य स्थिति में सुधार करना, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का निर्णय। तो ये सारी चीज़ें क्रियात्मक या एक्शन रिसर्च में पाई जाती हैं। पूर्व धारणा अनुसार अधिगम डैश डैश तथ्यों का समुच्चय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविच्छिन्न। अविच्छिन्न का यहाँ पे है जो एक में सब चीज़ें जुड़ी हैं, मतलब अविच्छिन्न मतलब जुड़ा होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। फिर है, योग्य अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए डैश डैश को ठीक करना होगा। तो इसमें क्या है, प्रवेश परीक्षा। क्योंकि जब प्रवेश परीक्षाओं में ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए कि एक योग्य व्यक्ति ही उस कार्य के लिए आए
जो जिसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, वो उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो, वो उसके योग्य हो, बच्चों को समझने योग्य हो, उन्हीं का प्रवेश हो, तभी वो आगे चल के एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। क्योंकि कई क्या है कि जब प्रवेश प्रक्रिया जो रहती है, एडमिशन प्रोसेस रहता है, उसमें जो टेस्ट होते हैं या मेरिट के बेस पे ले लिए जाते हैं, तो क्या है कि वो कर तो कुछ और रहते हैं, ऑप्शनल तौर पे करते हैं। और जो ऑप्शनल तौर पे करेगा या जिसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो आएगा तो वो उसमें अच्छा नहीं करता, वो उदासीनता उसके अंदर रहती है, जो भी कार्य करता है वो फुल लगन से अपना नहीं करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तम अध्यापक अध्यापिका के लिए डैश 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 ज्ञान सर्वप्रमुख आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विषय संबंधी। तो सबसे पहला विषय संबंधी ही है कि एक उत्तम अध्यापक या अध्यापिका वही है जिसको अपने विषय का ज्ञान हो, क्योंकि अन्य चीज़ों का ज्ञान है भी, अगर आपको अपने विषय का ही ज्ञान नहीं तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनकी समस्या का समाधान कैसे करें, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनके डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। तो इसलिए विषय का ज्ञान सबसे ज़रूरी है। फिर संप्रेषण डैश 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 जितना कम होगा शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावी होगा। तो अंतराल, तो संप्रेषण में अंतराल का यहाँ पे क्या है, इंटरवल नहीं होना चाहिए। इंटरवल कि अभी जैसे कोई चीज़ बताई गई, फिर बच्चे उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, आपस में चीज़ें आदान प्रदान नहीं हो रही हैं, तो अब ये अंतराल जब अगर बनेगा तो क्या है, चीज़ें कम, बच्चे कम सीख पाएंगे। और जब अंतराल नहीं होगा, जैसे तुरंत जैसे शिक्षक ने पढ़ाया क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा अधिगम होगा। निम्न में से किसके अंतर्गत कक्षा शिक्षण का निरीक्षण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्लॉक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली अधिगमनकर्ता के लिए निम्न पुनर्बलन ज़्यादा व्यवहारिक सिद्ध हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराल। तो अंतराल में क्या है कि एक इंटरवल के बाद दिया जाता है उसको पुनर्बलन अलग अलग टाइम पे। फिर टी, समूह प्रशिक्षण प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैथेल व माइन महोदय के द्वारा। अगले यूनिट पे आ जाते हैं, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी क्या क्या है। आत्मनिर्देशन मतलब खुद से निर्देशित, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे सके। फिर है संलग्नता, मतलब उन चीज़ों में जो भी कार्य हो रहे हैं विद्यालय के अंदर, जैसे इंटर्नशिप हो रही है, शिक्षण कार्य हो रहा है, डिजर्टेशन बनना, टीम वर्क हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं उनमें संलग्न हो। फिर है प्रतिबद्धता, प्रतिबद्ध मतलब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो कर्तव्य हों उनके प्रति प्रतिबद्ध हो, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो है उत्तरादायी हो। तो ये सारे गुण एक जो है शिक्षण व्यवसाय की विशेषता के रूप में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय की मुख्य विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी प्रतिबद्धता, मानक, आचार संहिता। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक विकास का साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्देशन। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक मानक को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो व्यवसायिक सुरक्षा, वेतनमान, प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक मानकों का मुख्य प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, औपचारिक, अनौपचारिक और परंपरागत। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त इसमें है 1950 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इनका जो योगदान राष्ट्र के विकास उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षण के गुण, योग्यता तथा चरित्र हैं। ये किस आयोग द्वारा कही गई है, ये बात किस आयोग द्वारा कही गई, तो कोठारी आयोग के द्वारा कही गई है। कोठारी आयोग का कार्यकाल बताइए, तो इसका कार्यकाल रहा है 1964 से 1966। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं, तो इसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगकर्ता जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से अपने निर्णयों का निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन करके व्यवहार में लाते हैं, वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा स्टीफन एम कोरे महोदय की है। कोरे महोदय ही ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है या बोले एक्शन रिसर्च है, उसके जन्मदाता भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किसकी सिफारिश प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं क्या क्या, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, विशिष्ट विषयों में अल्प तीव्र
पाठ्यक्रम अगला है गोष्ठी एवं व्यवहारिक वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है, अब प्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके जो उत्तरमाला है उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे क्या नाम है चंद्रकांत भाई का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये हमें PDF सेंड करी है, लेकिन क्या है कि उसमें पेज जो है इधर उधर है थोड़ा, तो ये हो सकता है तो आंसर इसमें उत्तरमाला में दे रखे हैं उनमें इधर उधर हो सकता है कि कौन सा पेज कहाँ पे है, तो आप लोग जो बताया जा रहा है उस पर टिक है उसको ही सही मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, समाज को कैसा अध्यापक चाहिए यह तय करने का कार्य डैश 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 आधार पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है दार्शनिक आधार पर किया जाता है। दार्शनिक आधार पर क्यों? क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापक कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षा के संप्रत्यय क्या होना चाहिए, ये सब किसके आधार पर बनता है, तो यह दार्शनिक जो विचारधाराएँ हैं उनके आधार पर ही तय होता है। फिर अध्यापक डैश 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 होते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तैयार नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जन्मजात। तो ये शायद P. रैन महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि अध्यापक जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं, इस प्रकार से एक परिभाषा उस वहाँ से लिया गया है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक डैश 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 उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक है। तो सामाजिक न्याय की बात है, संवैधानिक क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो हमारे संविधान में वर्णित हैं, जिनका जो है संविधान में लिखित रूप से जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, वो चीज़ें क्या बोली जाती हैं, संवैधानिक बोली जाती हैं। तो समाज में न्याय पाने का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक है, जो कि हमारे संविधान में जो है वर्णित है। अगला है, सामान्य शिक्षा अध्यापक शिक्षा की डैश 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 बनाती है, तो आधारभूमि। जो सामान्य शिक्षा है वही अध्यापक शिक्षा की आधारभूमि बनाती है। जब सामान्य रूप से शिक्षित होकर कोई विद्यार्थी अच्छे से आया है, तभी वो अच्छी अध्यापक शिक्षा में भी अच्छा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा में उपाधि आधारित अनुसंधान कार्यों में किस क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सहायता व सेवा। नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। तो उपाधि आधारित, जब उपाधि की बात आएगी तो उसमें सहायता सेवा नहीं रहता, बाकी चीज़ें सैद्धांतिक समस्याओं और आकस्मिकता सहायता ये चीज़ें रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, संचयी अभिलेख है, तो ये वैयक्तिक है। वैयक्तिक क्यों है? क्योंकि एनाकॉर्डिनल डिटेल या इसमें बोले तो संचयी अभिलेख में क्या रहता है, एक व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हैं इसमें संग्रहित की जाती हैं जिसको पोर्टफोलियो भी शायद बोलते हैं। तो अध्यापक कक्षा अध्यापक का संपर्क विद्यार्थियों के साथ अधिक होता है, तो घनिष्ठ। क्योंकि घनिष्ठ क्यों? कक्षा अध्यापक ही जो रहता है वो जो है अटेंडेंस लेता है, बच्चों के बारे में जानता है, कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं आ रहा है, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ये कक्षा अध्यापक ही देखता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली दी किसने है, तो ये भी याद रखेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली जो है हमारे क्या नाम है उनका, अरस्तु महोदय ने दी है। हाँ सॉरी, स्किनर महोदय ने दी है, अरस्तु नहीं, स्किनर महोदय ने दी है। और इसमें क्या है, क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत इसलिए किया जाता है इसमें कि एक साथ में बच्चे सीखते भी रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि बच्चे अपने आप से सीखते हैं, स्वनिर्देशित विधियाँ होती हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे एक क्रम में सीखते जाते हैं, उनका मूल्यांकन होता रहता है, और एक चरण को जब कंप्लीट कर लेते हैं वो वहाँ पर जो मूल्यांकन लगाया जाता है, मूल्यांकन के लिए प्रश्न लगाए जाते हैं, उनको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको अगले स्टेप पर भेज दिया जाता है। अगला है, हम दूरवर्ती शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम 1982 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कुशलता टीचिंग इफेक्टिवनेस के इस मानदंड में शिक्षक के अंतर्वैयक्तिक विषयों को लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता मापदंड में। तो अंतर्वैयक्तिक मतलब क्या, उसका कैसा व्यवहार है, कैसा एप्टीट्यूड है, कैसी चीज़ें हैं, ये योग्यता मापदंड में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुदालियर। इसीलिए उसको मुदालियर कमीशन भी
बोला जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है या उसको मुदालियर का आयोग बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब स्थापना ही सॉरी इसका गठन कब हुआ था, तो ऐसे इसको देखेंगे तो 52 से 53, 52 में इसका गठन हुआ, 53 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अच्छा, इसने अध्ययन किस स्तर का किया है, तो इसने माध्यमिक स्तर किया है। माध्यमिक स्तर हम कब से कब तक का बोलेंगे, तो इसने 9 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा व्यवस्था होती है माध्यमिक स्तर पे, उसका इसमें अध्ययन किया गया था। और अगला है चैलेंज ऑफ एजुकेशन द पॉलिसी पर्सपेक्टिव, किस वर्ष से संबंधित है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1985 से। अगला क्वेश्चन है मौलिक व स्वतंत्र लेखन संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सृजनशीलता, क्योंकि मौलिक यहाँ पे जो है ओरिजिनलिटी जिसको बोलते हैं, और फिर क्या स्वतंत्र लेखन कि मतलब अलग तरह स्वच्छंद रूप से ऐसी चीज़ें जो आप अपने मन से लिख रहे हैं, अपने आप से बना रहे हैं, तो वो किसमें क्रिएटिविटी के अंतर्गत आ जाएगी। फिर राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोठारी आयोग ने। तो ये राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड यानी जिसको बोले तो हम बोल सकते हैं जैसे SCERT, तो इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो कोठारी आयोग ने की थी। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में MPhil PhD आदि स्तर पर कार्यक्रमों का संचालन करना किस अभिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा विभाग। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप लोग बताएंगे कि अभी जो NEP 2020 आया हो उसमें कौन सी उच्च शिक्षा की एक डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा हेतु ग्रीष्मकालीन संस्था के रूप में कार्य दायित्व किस संस्था को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रादेशिक शिक्षा संस्थान। अगला क्वेश्चन है CASE का दर्जा सबसे पहले किस विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय को मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बड़ौदा MS विश्वविद्यालय। अगली यूनिट पे अब आ जाते हैं हम लोग। अगली यूनिट में दिया है सन 1974 में कितने विद्यालयों की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 46। फिर अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा किसके लिए उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी के लिए, राष्ट्र के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए, क्योंकि अध्यापक इन सभी पर प्रभाव डालता है। ऐसा अध्यापक एक ऐसा चर है जो इन सभी पर प्रभाव कहीं ना कहीं डालता है, क्योंकि राष्ट्र पे कैसे डालेगा, जब सुयोग्य नागरिक तभी होंगे जब सुयोग्य शिक्षक होंगे। फिर समुदाय पे जब सुयोग्य नागरिक या सुयोग्य व्यक्ति कब बनेगा, एक सामाजिक प्राणी कौन बनाता है बालक को, तो शिक्षक बनाता है। समाज के लिए, क्योंकि सामाजिक प्राणी भी कौन बनाएगा, सामाजिकता कहाँ से बच्चे सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, तो इन सब पर कहीं ना कहीं अध्यापक जो है अध्यापक शिक्षा का इस पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो क्या है, छात्रों को दक्ष बनाना, छात्रों को सामाजिक परिवर्तन योग्य बनाना, सामाजिक यथार्थ के प्रति सजग बनाना, तो ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाते हैं और आशा करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक बार जब आप कुछ भी जैसे काम कर रहे हैं, एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, मॉडल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसको बार बार सुनेंगे, तो सुनने से भी क्या रहेगा कि आप सुनते भी रहते हैं तो आपको ये आंसर याद हो जाएंगे। और चलिए, सभी का धन्यवाद।